पीले दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद। अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहें तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले हैं, पीले। अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल की बच्ची थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर। अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश? ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ? सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है, कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ हाँ तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आ गया। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती, पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपके यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती?
पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप। वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना, पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। हैं? चले मंदिर? माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बैरेसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी। पीले दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं शादी के बाद। अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहें तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले हैं, पीले? अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम।
दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अरे कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूं मैं बहू बनाकर, अच्छी खासी लड़की है। अरे कैसे करवाऊं ब्रश, ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ, सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है, कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ हाँ, तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आई है। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती, पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपकी यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार, सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप? वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का,
जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना। पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। हैं? चले मंदिर। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बैरेसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी। एक शाम प्राची टीवी पर सीरियल देख रही होती है, तभी उसकी सास वहां आती है। अरे सीरियल में तो ऐसे मग्न है जैसे आज रात का खाना पड़ोसी आकर बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं था आपने अपने बेटे की शादी पड़ोस में भी की हुई है। हैं? मतलब? मतलब इस घर में सारा काम बहू ही करती है, आप तो सिर्फ खर्राटे मारती हैं। अच्छा जी, फिलहाल तो तुम आराम फरमा रही हो, चलो जाओ, ये मेरे टीवी देखने का समय है। आहा, इसीलिए मुझे भगाया जा रहा है। सॉरी, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्राची की इस बात पर दोनों सास बहू के बीच टीवी रिमोट के पीछे बच्चों जैसे छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके बीच श्लोक भी काम से घर वापस आ जाता है। हाँ, आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरे बीवी मुझे टीवी ही नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पर तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते। अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की धूली है ना। अरे बस, दोनों चुप। प्राची जाओ, खाने की तैयारी करो। और माँ तुम छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं, शांति से अपना सीरियल देखो, मुझे दोबारा लड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है, खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को श्लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहां दूध का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं। और सुन बेटे, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ हाँ, बस समझ गया। कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी। भाई मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मनमौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहां नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। ओ मुरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा 4 बात सुनाएंगे।
प्राची ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटे, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और शाम को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ, तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाऊं। इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी। अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती है। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया। तुम्हें मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है। अरे वो अरे, जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तू समझ गया। जब उसे नहीं जाना तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अच्छा, फिर आपको मौसी के घर छोड़ाता हूँ। बस अब आप दोनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं झेल सकता। है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई, इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू मैं नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियां कैसे मिलेंगी? अपने पराए घर की लड़ाइयां कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया, मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज दो भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था। मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है भैया, मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है, फिर कहता है, ओके, तुम यहीं रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहाँ रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। चलो चलो, कौन है रवि, थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं, चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया, मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया, 1 महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो, पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी जरूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था? तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि, तू तो समझ, पापा को हमारी जरूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले। बैक टू रवि, जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था? मैं ना पिता का हुआ ना ही भैया का।
मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहां पुलिस वाला आता है। रवि, तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी, आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया, आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती? अच्छा, ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में। डरने की कोई बात नहीं। जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सज़ा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी, क्या हुआ? परेशान क्यों हो रही हो? भाभी, अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं क्या करूंगी भाभी? रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, ये मकान है ना, और मेरे कुछ गहने भी है। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी, ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है। पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था। पापा को तो बचा नहीं पाए, लेकिन भैया को ज़रूर बचा लेंगे। और भगवान चाहेंगे ना तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे साक्षी। थोड़ी देर में राज वहाँ आता है। सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलती। राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है, भैया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया, आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की। भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया, आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया, एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई, अपने तो अपने ही होते हैं। पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर तू तो मेरा भाई है। पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई। सिद्धि की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है। पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्धि के ससुराल जाते ही भाभी कहती है, अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे। हाय रे पैंट, अरे वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? जा जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। अब हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी, कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फबता था उस पर। तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा। अब वो ना, मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचा पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा दिन पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं ये। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्धि पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मायके पहली बार आती है। अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, ओ माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी, ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौक की मार्केट में, 150 में। ओ भाभी प्लीज,
ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। ओहो, 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं? भाभी, ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी अलमारी में? अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर, वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी, अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ। लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी, ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहन ली? अरे माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना करिए, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए। अरे पहले दिखा दिया होता। ये चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती। रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी, मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ। कल प्रतीक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को? यहाँ कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुँचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया, यही बहुत है जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की, लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे छी, ये कौन पहनेगा? सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है। सिद्धि की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है। पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्धि के ससुराल जाते ही भाभी कहती है, अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे। हाय रे पैंट, अरे वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? जा जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। अब हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी, कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फबता था उस पर, तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा। अब वो ना मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचा पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा भी पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था
वैसे खास है भी नहीं ये। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्धि पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मायके पहली बार आती है। ओह, अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, ओ माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी, ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौक की मार्केट में, 150 में। ओ भाभी प्लीज, ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। ओहो, 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं? भाभी, ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी अलमारी में? अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर, वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी, अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ, लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी, ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहन ली? अरे माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना करिए, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए। अरे पहले दिखा दिया होता। यूं चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी, मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ, कल प्रतीक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को? यहाँ कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुँचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया, यही बहुत है जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की, लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे छी, ये कौन पहनेगा? सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है। सिद्धि की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है। पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्धि के ससुराल जाते ही भाभी कहती है, अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे।
हाय रे पैंट, अरे वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? जा जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। अब हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी, कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फबता था उस पर, तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा। अब वो ना मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचा पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा दिन पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं ये। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्धि पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मायके पहली बार आती है। अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, ओ माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी, ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौक की मार्केट में, 150 में। ओ भाभी प्लीज, ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। ओहो, 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं भाभी, ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी अलमारी में। अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर, वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी, अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ, लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी, ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहन ली? अरे माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना करिए, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए, अरे पहले दिखा दिया होता। यूं चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी, तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी, मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ, कल प्रतीक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को? यहाँ कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुंचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया, यही बहुत है जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे छी, ये कौन पहनेगा? सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली।
अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है। घर जमाई। विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मेहनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में, सोने की चम्मच मुंह में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था, एक शौक था, वो भी घटिया शायरी करने का। उसकी हर बात शायराना ही होती थी। जैसे कि एक दिन, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा साबुन का छाग था। ठोको ताली। अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं, कोई तुमको ही ठोक देगा। शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूं जो कोई मुझे ठोक दे। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूँ। मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था हमें। अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिब की कसम। अरे जाना है तो जाओ, लेकिन पहले मेरे मम्मी पापा से मिलकर जाओ, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन विकी अकेले ही अपनी कार लेकर अपने मायके यानी कि अपने खुद के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तू अचानक, बहू कैसी है? अरे माँ, बहू तो बिल्कुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है। अरे क्या हुआ बेटा? उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है। मैं करता हूँ शायरी, उसे भाती नहीं है। मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो। तुमको काम करना चाहिए, तभी तो इज्जत मिलेगी। घर जमाई बनके सास ससुर के पैसों पर कब तक ऐश उड़ाते रहोगे? मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है, फोन पर मेरी चुगली हो रही है। अरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा। सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग, चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग। ठोको ताली। ये सुन के माँ अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है। अरे माँ, ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो? बेटा तू ना आराम कर, तेरे पिताजी भी आने वाले हैं, खाना लगा देती हूँ। विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है, तरह तरह का खाना खाता है, दोपहर तक सोता है, चाय पीता है, वीडियो गेम खेलता है, बस काम करने नहीं जाता। घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो विकी अपने नौकरों को बिठाकर शायरी सुनाता रहता। कब जाओगे बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी, क्या आप मेरे फादर नहीं? आप मुझे भगाना चाहते हैं क्या? ये मेरा घर नहीं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है। हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने।
अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ, मैं घर जमाई हूँ, ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ, ठोको ताली। पिताजी और माँ सच में ताली बजा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो। अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर का फोन आया था, बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहाँ मत भेजना। अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही, करेगा भी शायरी ही, और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की। विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है। फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है। अब सुमन, आई एम सॉरी, आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि काम भी करूँगा। तुम अपने ऑफिस में बात कर लेना, कोई भी मेहनत का काम कर लूँगा। मैं घर जमाई बन के रहूँगा लेकिन काम करूँगा और इज्जत से रहूँगा। मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है। मैं अपने कारखाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको, कल से मेरे साथ चलना वहाँ। थैंक यू ससुर जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी। है जरूर जरूर। ससुर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है, वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है, ठोको ताली। सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं। शिक्षा, जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए। जलेबी बाई। वर्मा जी के यहाँ एक काम वाली आई, उसका नाम था जलेबी बाई, क्योंकि उसके कोई भी काम सीधे नहीं होते थे। बात हो या काम, हर चीज घुमा के ही करती थी। अरे साहब, वो जो स्कूल में बच्चों की होती है ना, वो मुझे चाहिए। स्कूल में बच्चों को क्या क्लासेस क्लासेस क्यों चाहिए तुमको? अरे नहीं साहब, वो होती है ना गर्मी की। गर्मी की छुट्टी? हाँ हाँ, छुट्टी चाहिए 2 दिन की। अरे तो इतना घुमा कर क्यों बोल रही हो, सीधे सीधे बोलो ना। वैसे क्यों चाहिए तुमको छुट्टी? अरे मेरे भाई के जो पापा है ना, उनकी जो पत्नी है ना, उनके भाई के पापा की पत्नी को बुखार आ रहा है। हो, ऐसी पहेली मत बुझाओ कि मुझे बुखार आ जाए। अरे सीधे सीधे बोलो ना जलेबी बाई। अरे देखो, मेरे भाई के पापा, मेरे पापा, उनकी पत्नी यानी मेरी माँ के भाई यानी मेरे मामा के पापा यानी मेरे नाना, और मेरे नाना की पत्नी यानी मेरी नानी को ना बुखार आ रहा है साहेब। अरे जलेबी भाई, तुम 2 नहीं 10 दिन की छुट्टी ले लो। बस अगली बार से ना ऐसी छुट्टी मांगना हो तो अनुराधा से मांगना, मुझसे नहीं। ठीक है। एक और बात साहेब। एक और बात सुनी तो मुझे पागल खाने जाना पड़ेगा। अरे पागल खाने क्यों जाओगे आप? अरे चावल ही खा लो। अरे जलेबी भाई, दिमाग का ढोकला मत बनाओ, जाओ यहाँ से प्लीज। वर्मा जी जलेबी बाई की घूमी बातों से जान बचाने के लिए उसे लंबी छुट्टी दे देते हैं और अनुराधा को बताते हैं। अरे आज तो उसने मेरे दिमाग के तार ही उलझा दिए। कितना घुमा घुमा के बात करती है जलेबी बाई। अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारा हाथ बंटवा दूंगा घर के काम में, लेकिन जलेबी बाई को तो और झेल नहीं सकता मैं भाई। अरे शांत हो जाओ, मैं संभाल लिया करूंगी उसे, लोड मत लो आप उसका। हाँ हाँ, तुम संभाल लेना उसको, वरना मुझे नहीं संभाल पाओगे
मुझे आगरा के पागल खाने में ही भर्ती होना पड़ेगा। आगरा क्यों जाना? मुझे तो लगता है जलेबी बाई इस घर में थोड़े दिन और रही तो हमारा घर ही एक मशहूर पागल खाना बन जाएगा। तो दूसरी काम वाली ढूंढ ले क्या? अरे आजकल तो हर काम वाली बाई जलेबी जितनी ही टेढ़ी होती है। निकालेंगे नहीं, सिखा लेंगे उसको हम। लंबी छुट्टी के बाद जलेबी बाई घर आती है। अरे आ गई जलेबी बाई, नानी कैसी है तुम्हारी? और वो जो 2 के पहले आता है और जो 0 के बाद आता है। अब 1? हाँ, 1 नंबर है। अच्छा, क्या हुआ था उनको? जो दिल टूटने पर होता है ना, चोट लगने पर होता है, पगार का पैसा कटने पर भी होता है। अरे क्या होता है? बुरा लगता है। अरे जो सर में होता है, पेट में होता है, और जिसे सही करने के लिए ना आदमी को डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। दर्द? हाँ, दर्द हुआ था उनका हाथ पैर में। अच्छा बस, मेरे दिमाग में दर्द होने लगा तुम्हारी जलेबी जैसी बातें सुनकर। एक काम करो, ऊपर गेहूं की पोटली रखी है, तुम जल्दी से लेकर आओ, आज आटा पिसवाना है। जलेबी बाई भागकर छत पर जाती है और गेहूं की पोटली उठाने की कोशिश करती है, मगर वजन ज्यादा होने की वजह से उससे बोरी उठती नहीं। वो सोचती है कि पोटली जल्दी पहुंचानी है। बस जलेबी बाई के टेढ़े दिमाग में एक टेढ़ी तरकीब आती है। वो पोटली को छत पे घिसकर उसे बालकनी तक ले जाती है और छत से भीतर बरामदे में बोरी फेंक देती है। लो जी लो, हो गया जल्दी जल्दी काम। नीचे पहुंचती है तो देखती है कि अनुराधा वहां उसे गुस्से से देख रही है और नीचे पूरा गेहूं बिखरा पड़ा है। ये क्या किया? अरे पोटली में वजन ज्यादा था, आपने कहा था जल्दी से ले आओ, तो इससे जल्दी कैसे करती मैं बताओ तो। हाँ, अरे एक काम तो सीधा करो, अब क्या करेंगे इन गेहूं का? सब सत्यानाश कर दिया। अनुराधा सोच लेती है कि अब इस जलेबी को सीधा करना ही पड़ेगा, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। जलेबी बाई फिर भी सुधरती नहीं है। रोज कोई घूमी फिरी बात से वर्मा जी के दिमाग में शॉर्ट सर्किट करती है, तो कभी अनुराधा के काम बिगाड़ती। जैसे कमरे में झाड़ू लगाने का कहने पर कमरों की दीवारों पर झाड़ू टांग के कहती, लगा दी कमरे में झाड़ू। देखते ही देखते ये महीना खत्म हो जाता है। अरे दीदी, पैसे दे दो ना। पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है का मतलब? पैसे तो होते ही है ना घर में। अरे भरोसा नहीं है तो पूरे घर में ढूंढ के बता दे कहाँ पैसे हैं, मिल जाएगी तुम्हें। अबे ढूंढ के लाई मैं। जलेबी जल्दी से अनुराधा का पर्स लेकर आती है। अरे इसमें है ना पैसा? अरे मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे दीदी है ना, 2000 का नोट। अरे तो वो तो 2000 रुपए हैं, पैसे तो नहीं है। अरे दीदी दे दो ना, जल्दी घर जाना है, आज मेरी तारीख है। अरे पक्का आज तेरी तारीख है? हाँ दीदी, आज मेरी तारीख है, आज ही तो पगार लेती हूँ ना मैं। देखो आज तो 1 तारीख है, तेरी तारीख तो है नहीं आज। अरे दीदी दे दो ना, घुमा क्यों रही हो इतना? अच्छा कितनी पगार है तुम्हारी? 5000, आप ही ने तो तय की थी। 5 मतलब जो 4 के बाद आता है और 4 के पहले। हाँ हाँ दीदी, 5 वही जो 3 में 2 जोड़ के होता है। अरे हाँ दीदी हाँ। 5 वही ना जो 10 में से 5 घटाने पर होता है। अरे दीदी मैं समझ गई, अब आपको कभी नहीं घुमाऊंगी, प्लीज जल्दी से पैसे दे दो ना। सारी, और अब ना ये जलेबी बिल्कुल सीधी हो जाएगी कसम से। जलेबी बाई की अकल ठिकाने आ जाती है। अनुराधा जलेबी को पैसे दे देती है और कहती है,
अब अगर तुमने हमें घुमाया ना तो तुमको कहीं दूर घूमने भेज देंगे, जहां से तुम घूमने के बाद कभी वापस ही नहीं आ पाओगी। समझ गई जलेबी बाई? कहानी है रामपुर गांव की, जहाँ के मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया, क्या मुझे एक और शादी करने की जरूरत है? नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। खाना लेकर मैं अभी आई जी। गांव की पंचायत में भी फैसले हमेशा औरतों के खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ वो भगवान की आज्ञा होती है। इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाति की किसी लड़के से करवा दो। लेकिन ये लड़के, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? कहाँ जाएगी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। बेचारे पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है। चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ औरतों को दब कर रहना होगा। कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच साहब, जमींदार साहब, वो कालिया है ना, उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। अच्छा, ये कब हो गया? और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। बस फिर क्या था, हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने। और कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गांव में तो स्कूल नहीं है, फिर कहां से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो कि कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टेंस लर्निंग से। सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वाह जी वाह, क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। पूरा गांव राधा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गांव में जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए काम करूंगी। मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुप रह नादान लड़की, गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे परिवार के साथ। और हाँ, अगर ठीक से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी गांव का एक आदमी बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है, अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारी तरह खेती करते बैठेंगे। क्यों गांव वालों, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। सरपंच देखता है कि गांव राधा के साथ है तो वो चुप हो जाता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गांव तरक्की कर गया, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको।
और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे? वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। अगले रोज सुबह जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था उनके घर के आगे लाल रंग से कल आऊंगी लिखा होता है। कल आऊंगी? यह क्या होता है? अरे यह तो खून से लिखा है, लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। अरे ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गांव को बदलने का सपना देखते हैं। वो गांव को ऐसे ही संपन्न देखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है? तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। मेरी राधा घर से गायब हो गई है। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। अब वो उसे श्रापित करके छोड़ेगी, उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। तभी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है। उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। माँ, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था। अरे दूर दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? कल तो आप मेरे भरोसे गांव का हुलिया बदलने, अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक्की उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है, ऐसे ही ये तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं लेकिन गांव वाले नहीं मानते। मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है। देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे होते हैं और फिर सरपंच की बीवी कहती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी राधा का भाई वहां आ जाता है। अरे गांव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था, वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। अरे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते, वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी। तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी। पापा, पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई थी। चुड़ैल, इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर ही भेज दो। अरे चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आप तो बोल रहे थे कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है, तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना ना, आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। राधा का भाई बाबा को ले आता है, जिसे अब गांव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। अब वो मुझे पैसे देने वाले हैं। अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां राधा आ जाती है।
देखा सरपंच जी, जब गांव के बच्चे साक्षर होंगे तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी। हॉरर कहानियां थी। रहस्यमयी गर्भ। 60 वर्ष की उर्मिला शहर के बाहरी हिस्से में अपने छोटे से घर में अकेली रहा करती थी। एक रात शहर में बहुत जोर का तूफान आया। जोर जोर से हवाएं और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी। उन आवाजों को सुनकर कोई भी घबरा जाता, लेकिन उर्मिला घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर गहरी नींद में सो रही थी। रात के लगभग 12 बजे होंगे कि किसी ने उर्मिला के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर उर्मिला की नींद खुलती है। आखिर इतनी रात को कौन आया होगा? उर्मिला जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने लगभग 26 साल की बेहद सुंदर लड़की को खड़ा देख हैरान रह जाती है। कौन हो बेटा, और इतनी रात को इतने भयंकर तूफान में कहाँ भटक रही हो? चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी दूर की रिश्तेदार शालिनी। अरे हाँ, बचपन में तुझे देखा था। इतनी जवान हो गई है, कैसे पहचान में आती। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है, और वो भी ऐसी अंधेरी तूफान भरी रात में? उर्मिला की बात सुनते ही शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर उर्मिला को कुछ समझ में नहीं आया और उसने शालिनी का हाथ पकड़कर घर के अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही शालिनी घर के अंदर रोशनी में आई, उर्मिला की नज़र उसके पेट की तरफ गई, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। अरे, तू तो पेट से है। ऐसी हालत में इतने भयंकर तूफान में आधी रात को बाहर भटक रही है। आखिर बात क्या है बेटा, मुझे सब कुछ साफ साफ बता। क्या बताऊं चाची, ये सब जिसकी वजह से हुआ है उसके बारे में बताने में भी मुझे शर्म आती है। मैंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी कर ली थी, पर वो शादी के 1 महीने बाद ही मुझे छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया का क्या मतलब? क्या उसके साथ कोई हादसा हो गया? नहीं, उसे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई और मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही उसने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने घर गई, लेकिन माँ पापा ने मुझे घर में कदम तक नहीं रखने दिया। तभी मुझे आपकी याद आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने यहाँ आकर अच्छा ही किया। एक काम करो, तुम आराम करो। वैसे भी ऐसी हालत में इतना घूमना फिरना और इस तरह आधी रात को बाहर भटकना ठीक नहीं होता। प्रेग्नेंट औरत को आधी रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बुरी आत्माएं उस पर अपना असर दिखा सकती है। और इतना कहकर उर्मिला ने शालिनी को एक दूसरे कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही शालिनी अपने कमरे में जाने लगी, अचानक से उर्मिला ने उसे रोक लिया। एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? पेट देखकर तो लगता है कि लगभग 6 महीने पूरे हो गए होंगे। उर्मिला की बात सुनकर शालिनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। चाची जी, अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। शालिनी की बात सुन उर्मिला दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेगनेंसी के पहले ही महीने में शालिनी की हालत ऐसी क्यों थी। लेकिन फिर उसने बात को नजरअंदाज कर शालिनी को आराम करने के लिए कहा और खुद भी कमरे में जाकर सो गई। अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक से एक बच्चे के बड़े ही अजीबोगरीब बेढंगे तरीके से रोने की आवाजें उर्मिला के घर में गूंजने लगी। उन आवाजों को सुनकर उर्मिला की नींद फिर से खुलती है। ये अचानक बच्चे के रोने की आवाज कहां से आने लगी? उसने उठकर चारों तरफ देखा, पर वहां उसे कोई नजर नहीं आया। उर्मिला घबराते हुए शालिनी के कमरे में गई तो वहां उसे कमरे की दीवार पर एक बेहद खौफनाक साया नजर आया, जिसे देखकर उर्मिला बुरी तरह से घबरा गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है? शालिनी, शालिनी उठो! उसने जोर जोर से आवाज देकर शालिनी को जगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज शालिनी तक पहुंच ही नहीं रही थी। कमरे की दीवार पर एक बहुत बड़ा और बेहद डरावने दिखने वाले इंसान का साया और एक बच्चे के अजीबोगरीब ढंग से रोने और चीखने की आवाजें अब उर्मिला को ज्यादा डराने लगी थी।
उर्मिला को शालिनी की चिंता सताने लगी और उसने पूरी ताकत के साथ चीख कर शालिनी को आवाज लगाई, शालिनी। तभी अचानक सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाता है और उर्मिला की आवाज सुनकर शालिनी की नींद खुलती है। क्या हुआ चाची, आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं? अब ठीक तो है ना? अभी मैंने तुम्हारे कमरे में कुछ अजीब सा देखा। तुम ठीक हो ना शालिनी? मुझे यहाँ एक बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। लगता है आपको मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता हो गई है। आपने मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया होगा। मैं एकदम ठीक हूँ, आप आराम से सो जाइए। इतना कहकर शालिनी ने उर्मिला को फिर से अपने कमरे में जाने के लिए कहा और खुद भी जाकर सो गई। पर अब उर्मिला की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अगली सुबह जब शालिनी उठी तो वो सीधा उर्मिला के पास आई। गुड मॉर्निंग चाची। तभी अचानक उर्मिला की नजर शालिनी के पेट पर पड़ती है, जिस पर नीले रंग से एक अजीब सी आकृति नजर आ रही थी। शालिनी, ये तुम्हारे पेट को क्या हुआ? मैंने इतनी औरतों को देखा है, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। शालिनी ने जैसे ही अपने पेट की तरफ देखा तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। चाची कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। आपको क्या अजीब लग रहा है? इससे पहले कि उर्मिला उसके सवाल का कोई जवाब देती, अचानक से शालिनी के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। वो बुरी तरह दर्द से तड़पने लगी। चाची, चाची। ये सब देखकर उर्मिला बहुत घबरा गई। उसने धीरे धीरे शालिनी के पेट को सहलाना शुरू किया, लेकिन शालिनी का दर्द कम नहीं हुआ। उर्मिला जाकर रसोई से पानी का गिलास लेकर आई और शालिनी को पानी पिलाने की कोशिश करने लगी। ले बेटा, पानी पी ले, तुझे आराम मिलेगा। ले ले। नहीं चाची, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे थोड़ा पी ले बेटा। जैसे ही उर्मिला ने शालिनी को पानी पिलाया, उसने देखा कि गिलास में बचा पानी का रंग नीला पड़ गया और शालिनी की आंखें अजीब हो गई। उसके पेट पर बच्चे का एक डरावना चेहरा नजर आने लगा। ये सब देखकर उर्मिला की डर से हालत खराब होने लगी, पर तभी शालिनी का दर्द ठीक हो गया। बेटी, अभी तुम्हारा दर्द ठीक है तो ऐसा करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। शालिनी को आराम करने के लिए कहकर उर्मिला तेज कदमों से चलकर घर से बाहर निकल जाती है और पास ही रहने वाली एक औरत कालिंदी के पास पहुंचती है। अरे उर्मिला बहन, बड़े दिनों बाद दिखाई दी, क्या हुआ? बहुत घबराई हुई सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? क्या बताओ कालिंदी बहन, मेरी एक दूर की रिश्तेदार आई हुई है। वो पेट से है और उसके साथ ना अजीब अजीब चीजें हो रही है। अब उर्मिला सारी बात कालिंदी को बताती है, जिसे सुनने के बाद काले जादू और तंत्र विद्या की माहिर कालिंदी एक ताबीज बनाकर उसे देती है। बहन, मुझे शालिनी पर किसी बुरी आत्मा का साया लगता है। ये ताबीज ले जाओ, आज रात को 12 बजे उसे पहना देना, फिर सब ठीक हो जाएगा। उर्मिला ताबीज लेकर घर वापस आती है और अब आधी रात के होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही आधी रात होती है, वो नींद में सोई शालिनी को ताबीज पहना शांति से अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट जाती है। अब सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर उर्मिला शांति की एक सांस ही लेती है कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उर्मिला डर से चीखने लगती है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। तभी उर्मिला की एक जोरदार दर्द भरी डरावनी चीख वहां पर गूंज गई। उर्मिला की आंखों के सामने एक बच्चा खड़ा हुआ था, जिसका पूरा शरीर किसी बूढ़े की तरह नजर आता था, लेकिन मुंह किसी नवजात बच्चे की तरह था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वो घूर घूर कर उर्मिला की तरफ देखा जा रहा था। कौन हो तुम? कौन हो? उर्मिला के चीखते ही वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। घबराकर उर्मिला ने अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। कौन हो तुम? कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? जाओ जाओ यहाँ से, आखिर तुम हो कौन? तभी अचानक से उर्मिला के पूरे घर में लाल रंग की रोशनी फैल गई। वो बच्चा धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उर्मिला की तरफ बढ़ने लगा। किसी नवजात पैदा हुए बच्चे के जैसे उसके रोने की आवाज अब उर्मिला के कानों में गूंज रही थी। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो चुप हो गया
और उसने बेहद खतरनाक आवाज में उर्मिला के सवाल का जवाब दिया। मैं वो हूँ जो अब तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो वो होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। ये क्या कहना चाहते हो तुम? ऐसा क्या हुआ जो अब तक नहीं हुआ? तबाही होगी, तबाही। सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये जो लड़की मुझे जन्म देने वाली है, मैं उसका खून पी जाऊंगा, सारा खून। उस बच्चे की बात सुनते ही उर्मिला बुरी तरह घबरा गई। उसका एक बुजुर्ग आदमी जैसा शरीर, एक नवजात बच्चे जैसा चेहरा, ये दोनों ही बातें उर्मिला की समझ से बाहर थी। तभी वो बच्चा अचानक गायब हो गया। घर का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया। लाल रंग की रोशनी भी अब गायब हो चुकी थी। उर्मिला दौड़कर शालिनी के कमरे में पहुंची, जहां वो गहरी नींद में सोई हुई थी, पर उसके गले का ताबीज गायब हो चुका था। उठो उठो शालिनी, उठो बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे चाची क्या हुआ? इतनी रात को आप परेशान क्यों कर रही हैं? सब ठीक है ना? अभी जब तुम सो रही थी ना, तो मैंने तुम्हारे गले में एक ताबीज पहनाया था। कहाँ गया बेटा, बताओ मुझे। शालिनी ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई ताबीज नहीं था। वह हैरानी से उर्मिला के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उर्मिला किस ताबीज के बारे में बात कर रही थी। नहीं चाची, यहाँ कोई ताबीज नहीं है। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा। खैर छोड़ो, तुम अब सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। डर और घबराहट की वजह से उर्मिला की आंखों से नींद तो जैसे बिल्कुल गायब हो गई थी। अगली सुबह उर्मिला बिना कोई देर किए गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले बूढ़े पंडित के पास पहुंची। पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। अरे आओ आओ उर्मिला, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बताओ पंडित जी, बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरी दूर की एक रिश्तेदार लड़की पेट से है और उसके साथ बहुत डरावनी चीज़ें हो रही है। कल रात को तो एक अजीब सा दिखने वाला बच्चा मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुमने क्या देखा? उर्मिला ने अपने साथ हुई बीती रात की पूरी घटना पंडित जी को बताई, जिसे सुन पंडित जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अनर्थ होने वाला है, अनर्थ। बरसों पहले भी उस हैवान ने एक लड़की के पेट से जन्म लिया था और उसके बाद उस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कैसी विपदा पंडित जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? बताइए मुझे, और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। हो सकता है कि उस उपाय को करने के दौरान तुम्हारी जान भी चली जाए। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं, पर आप जिस तबाही के बारे में बात कर रहे हैं, बस वो नहीं होनी चाहिए। लाखों लोगों की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। बरसों पहले एक भयानक तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रिया के जरिए एक मासूम लड़की के साथ रिश्ता बनाकर उसके पेट से जन्म लिया था। इस तरह से वो अपने जैसे लोगों की संख्या इस दुनिया में बढ़ाना चाहता था। आपके कहने का मतलब है कि शालिनी के पेट से भी उस शैतान को जन्म लेना है, इसलिए उसने उसके साथ ये सब किया है। ठीक पहचाना तुमने। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सिंदूर दूंगा जिसे तुम्हें ले जाकर उस लड़की के पेट पर लगाना होगा। क्या ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं उर्मिला, ये सब इतना आसान नहीं। उस लड़की के पेट पर सिंदूर लगाने के बाद तुम्हें उसका पेट काटकर उस हैवान को बाहर निकालना होगा। नहीं पंडित जी, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं भला एक जिंदा लड़की के पेट को अपने हाथों से कैसे काट सकती हूँ? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ ही दिनों में वो हैवान उस लड़की के शरीर से जन्म लेगा और उसके शरीर के सारे खून को पीकर अपनी ताकत को बढ़ाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे इस पूरे शहर को तबाह कर देगा। यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं उसके पेट को काट दूंगी तो क्या वो जिंदा बच पाएगी? अगर शालिनी को कुछ हो गया तो, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा उर्मिला,
तुम्हें अपने मन को पक्का करके ये काम करना ही होगा। सिंदूर लेने के बाद उर्मिला झोपड़ी से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी पंडित जी ने उसे पीछे से आवाज देकर रोका। उर्मिला, उस लड़की का पेट काटकर हैवान को बाहर निकालना ही काफी नहीं होगा। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये सब करते हुए उस बच्चे का जो आधा बूढ़े का शरीर है उस पर सिंदूर की एक बूंद भी ना लगने पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हें और बाकी सबको कच्चा खा जाएगा। पंडित जी की बात सुन उर्मिला की आंखें फटी रह गई और उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। फिर भी उसने हिम्मत की। ठीक है पंडित जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस हैवान को वहीं के वहीं खत्म कर पाऊं। इसके बाद उर्मिला तेज कदमों के साथ घर वापस आती है। दिन बीतता है, रात का अंधेरा छाने लगता है। शालिनी खाना खाकर सोने चली जाती है और उर्मिला लगातार उसके गहरी नींद में सो जाने का इंतजार करने लगती है, जिसके बाद उर्मिला दबे कदमों से शालिनी के कमरे में पहुंच गई। मुझे ये करना ही होगा। अब उर्मिला ने धीरे धीरे शालिनी के पेट पर पंडित जी का दिया सिंदूर लगाना शुरू किया। उर्मिला के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसके एक हाथ में चाकू था जिससे वो पेट काटने वाली थी। उर्मिला ने एक नज़र शालिनी के चेहरे की तरफ देखा और फिर डरते हुए उसके पेट पर चाकू चलाना शुरू किया। कमाल है, मैं इसका पेट काट रही हूँ और ये आराम से सो रही है। इसे दर्द नहीं हो रहा क्या? तभी अचानक उर्मिला के कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा पर वहां पर कोई नहीं था। बस रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। उर्मिला बिना रुके लगातार शालिनी के पेट को काटती रही। उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि सिंदूर बच्चे के बूढ़े आदमी वाली शरीर के हिस्से पर ना लगे। कुछ ही देर में वो हैवानी बच्चा उर्मिला के हाथों में था। उसने बड़ी ही सावधानी से उस बच्चे को बाहर निकाला और पंडित जी के कहे अनुसार उसे घर से दूर जलाने के लिए ले गए। पर तभी उसके सामने वही बूढ़े शरीर और बच्चे के चेहरे वाला बच्चा आ गया। अपनी गोद में और सामने भी बच्चे को देखकर उर्मिला हैरान रह गई। मुझे मारोगी? मुझे इतनी हिम्मत कैसे आ गई तुम्हारी? तुम पैदा नहीं हुए हो और मुझे पता है जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हो जाता तो मुझे कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलते ही उर्मिला तुरंत उस बच्चे को घास के ढेर पर फेंककर उसमें आग लगा देती है, जिसके तुरंत बाद वो बूढ़े आदमी के शरीर और बच्चे के चेहरे वाला अजीब तांत्रिक का भूत भी वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद उर्मिला घर पहुंचती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि शालिनी का पेट अपने आप जुड़ चुका था। शुक्र है भगवान का और उन पंडित जी का, अब सब ठीक हो जाएगा। सुबह शालिनी सोकर उठती है तो अपना पेट देख बुरी तरह घबरा जाती है। चाची, चाची ये सब क्या हो गया? मेरा पेट अचानक कम कैसे हो गया? मेरा बच्चा कहाँ गया चाची? बेटी, वो बच्चा नहीं, एक खतरनाक तांत्रिक था जो तुम्हारी कोख से जन्म लेकर सबको मार देना चाहता था। वो पैदा होते ही तुम्हारी जान भी ले लेता, इसलिए मैंने पंडित जी के बताए उपाय से उसका खात्मा कर दिया है। अब सब ठीक है। शालिनी को उर्मिला की बात समझ में नहीं आती, जिसके बाद शालिनी को पूरी बात उर्मिला आराम से समझाती है। अब वो दोनों ही भगवान का शुक्र अदा करती हैं और एक साथ रहने लगती हैं। हॉरर कहानियां थी। रहस्यमयी गर्भ। 60 वर्ष की उर्मिला शहर के बाहरी हिस्से में अपने छोटे से घर में अकेली रहा करती थी। एक रात शहर में बहुत जोर का तूफान आया। जोर जोर से हवाएं और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी। उन आवाजों को सुनकर कोई भी घबरा जाता, लेकिन उर्मिला घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर गहरी नींद में सो रही थी। रात के लगभग 12 बजे होंगे कि किसी ने उर्मिला के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर उर्मिला की नींद खुलती है। आखिर इतनी रात को कौन आया होगा? उर्मिला जाकर दरवाजा खोलती है
तो सामने लगभग 26 साल की बेहद सुंदर लड़की को खड़ा देख हैरान रह जाती है। कौन हो बेटा? और इतनी रात को इतने भयंकर तूफान में कहाँ भटक रही हो? चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी दूर की रिश्तेदार शालिनी। अरे हाँ, बचपन में तुझे देखा था। इतनी जवान हो गई है, कैसे पहचान में आती। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है, और वो भी ऐसी अंधेरी तूफान भरी रात में? उर्मिला की बात सुनते ही शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर उर्मिला को कुछ समझ में नहीं आया और उसने शालिनी का हाथ पकड़कर घर के अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही शालिनी घर के अंदर रोशनी में आई, उर्मिला की नज़र उसके पेट की तरफ गई, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। अरे, तू तो पेट से है। ऐसी हालत में, इतने भयंकर तूफान में, आधी रात को बाहर भटक रही है। आखिर बात क्या है बेटा? मुझे सब कुछ साफ साफ बता। क्या बताऊं चाची, ये सब जिसकी वजह से हुआ है उसके बारे में बताने में भी मुझे शर्म आती है। मैंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी कर ली थी, पर वो शादी के 1 महीने बाद ही मुझे छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया का क्या मतलब? क्या उसके साथ कोई हादसा हो गया? नहीं, उसे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई और मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही उसने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने घर गई, लेकिन माँ पापा ने मुझे घर में कदम तक नहीं रखने दिया। तभी मुझे आपकी याद आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने यहाँ आकर अच्छा ही किया। एक काम करो, तुम आराम करो। वैसे भी ऐसी हालत में इतना घूमना फिरना और इस तरह आधी रात को बाहर भटकना ठीक नहीं होता। प्रेग्नेंट औरत को आधी रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बुरी आत्माएं उस पर अपना असर दिखा सकती है। और इतना कहकर उर्मिला ने शालिनी को एक दूसरे कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही शालिनी अपने कमरे में जाने लगी, अचानक से उर्मिला ने उसे रोक लिया। एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? पेट देखकर तो लगता है कि लगभग 6 महीने पूरे हो गए होंगे। उर्मिला की बात सुनकर शालिनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। चाची जी, अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। शालिनी की बात सुन उर्मिला दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेगनेंसी के पहले ही महीने में शालिनी की हालत ऐसी क्यों थी। लेकिन फिर उसने बात को नजरअंदाज कर शालिनी को आराम करने के लिए कहा और खुद भी कमरे में जाकर सो गई। अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक से एक बच्चे के बड़े ही अजीबोगरीब बेढंगे तरीके से रोने की आवाजें उर्मिला के घर में गूंजने लगी। उन आवाजों को सुनकर उर्मिला की नींद फिर से खुलती है। ये अचानक बच्चे के रोने की आवाज कहां से आने लगी? उसने उठकर चारों तरफ देखा, पर वहां उसे कोई नजर नहीं आया। उर्मिला घबराते हुए शालिनी के कमरे में गई तो वहां उसे कमरे की दीवार पर एक बेहद खौफनाक साया नजर आया, जिसे देखकर उर्मिला बुरी तरह से घबरा गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है? शालिनी, शालिनी उठो! उसने जोर जोर से आवाज देकर शालिनी को जगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज शालिनी तक पहुंच ही नहीं रही थी। कमरे की दीवार पर एक बहुत बड़ा और बेहद डरावने दिखने वाले इंसान का साया और एक बच्चे के अजीबोगरीब ढंग से रोने और चीखने की आवाजें अब उर्मिला को ज्यादा डराने लगी थी। उर्मिला को शालिनी की चिंता सताने लगी और उसने पूरी ताकत के साथ चीखकर शालिनी को आवाज लगाई, शालिनी! तभी अचानक सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाता है और उर्मिला की आवाज सुनकर शालिनी की नींद खुलती है। क्या हुआ चाची, आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं? आप ठीक तो है ना? अभी मैंने तुम्हारे कमरे में कुछ अजीब सा देखा। तुम ठीक हो ना शालिनी? मुझे यहाँ एक बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। लगता है आपको मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता हो गई है। आपने मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया होगा। मैं एकदम ठीक हूँ, आप आराम से सो जाइए। इतना कहकर शालिनी ने उर्मिला को फिर से अपने कमरे में जाने के लिए कहा और खुद भी जाकर सो गई। पर अब उर्मिला की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अगली सुबह जब शालिनी उठी तो वो सीधा उर्मिला के पास आई। गुड मॉर्निंग चाची। तभी अचानक उर्मिला की नजर शालिनी के पेट पर पड़ती है, जिस पर नीले रंग से एक अजीब सी आकृति नजर आ रही थी। शालिनी,
ये तुम्हारे पेट को क्या हुआ? मैंने इतनी औरतों को देखा है, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। शालिनी ने जैसे ही अपने पेट की तरफ देखा तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। चाची कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। आपको क्या अजीब लग रहा है? इससे पहले कि उर्मिला उसके सवाल का कोई जवाब देती, अचानक से शालिनी के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। वो बुरी तरह दर्द से तड़पने लगी। चाची, चाची। ये सब देखकर उर्मिला बहुत घबरा गई। उसने धीरे धीरे शालिनी के पेट को सहलाना शुरू किया, लेकिन शालिनी का दर्द कम नहीं हुआ। उर्मिला जाकर रसोई से पानी का गिलास लेकर आई और शालिनी को पानी पिलाने की कोशिश करने लगी। ले बेटा, पानी पी ले, तुझे आराम मिलेगा। ले ले। नहीं चाची, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे थोड़ा पी ले बेटा। जैसे ही उर्मिला ने शालिनी को पानी पिलाया, उसने देखा कि गिलास में बचा पानी का रंग नीला पड़ गया और शालिनी की आंखें अजीब हो गई। उसके पेट पर बच्चे का एक डरावना चेहरा नजर आने लगा। ये सब देखकर उर्मिला की डर से हालत खराब होने लगी, पर तभी शालिनी का दर्द ठीक हो गया। बेटी, अभी तुम्हारा दर्द ठीक है तो ऐसा करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। शालिनी को आराम करने के लिए कहकर उर्मिला तेज कदमों से चलकर घर से बाहर निकल जाती है और पास ही रहने वाली एक औरत कालिंदी के पास पहुंचती है। अरे उर्मिला बहन, बड़े दिनों बाद दिखाई दी, क्या हुआ? बहुत घबराई हुई सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? क्या बताओ कालिंदी बहन, मेरी एक दूर की रिश्तेदार आई हुई है। वो पेट से है और उसके साथ ना अजीब अजीब चीजें हो रही है। अब उर्मिला सारी बात कालिंदी को बताती है, जिसे सुनने के बाद काले जादू और तंत्र विद्या की माहिर कालिंदी एक ताबीज बनाकर उसे देती है। बहन, मुझे शालिनी पर किसी बुरी आत्मा का साया लगता है। ये ताबीज ले जाओ, आज रात को 12 बजे उसे पहना देना, फिर सब ठीक हो जाएगा। उर्मिला ताबीज लेकर घर वापस आती है और अब आधी रात के होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही आधी रात होती है, वो नींद में सोई शालिनी को ताबीज पहना शांति से अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट जाती है। अब सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर उर्मिला शांति की एक सांस ही लेती है कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उर्मिला डर से चीखने लगती है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। तभी उर्मिला की एक जोरदार दर्द भरी डरावनी चीख वहां पर गूंज गई। उर्मिला की आंखों के सामने एक बच्चा खड़ा हुआ था, जिसका पूरा शरीर किसी बूढ़े की तरह नजर आता था, लेकिन मुंह किसी नवजात बच्चे की तरह था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वो घूर घूर कर उर्मिला की तरफ देखा जा रहा था। कौन हो तुम? कौन हो? उर्मिला के चीखते ही वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। घबराकर उर्मिला ने अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। कौन हो तुम? कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? जाओ जाओ यहाँ से, आखिर तुम हो कौन? तभी अचानक से उर्मिला के पूरे घर में लाल रंग की रोशनी फैल गई। वो बच्चा धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उर्मिला की तरफ बढ़ने लगा। किसी नवजात पैदा हुए बच्चे के जैसे उसके रोने की आवाज अब उर्मिला के कानों में गूंज रही थी। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो चुप हो गया और उसने बेहद खतरनाक आवाज में उर्मिला के सवाल का जवाब दिया। मैं वो हूँ जो अब तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो वो होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। ये क्या कहना चाहते हो तुम? ऐसा क्या हुआ जो अब तक नहीं हुआ? तबाही होगी, तबाही। सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये जो लड़की मुझे जन्म देने वाली है, मैं उसका खून पी जाऊंगा, सारा खून। उस बच्चे की बात सुनते ही उर्मिला बुरी तरह घबरा गई। उसका एक बुजुर्ग आदमी जैसा शरीर, एक नवजात बच्चे जैसा चेहरा, ये दोनों ही बातें उर्मिला की समझ से बाहर थी। तभी वो बच्चा अचानक गायब हो गया। घर का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया। लाल रंग की रोशनी भी अब गायब हो चुकी थी।
उर्मिला दौड़कर शालिनी के कमरे में पहुंची, जहां वो गहरी नींद में सोई हुई थी, पर उसके गले का ताबीज गायब हो चुका था। उठो उठो शालिनी, उठो बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे चाची क्या हुआ? इतनी रात को आप परेशान क्यों कर रही हैं? सब ठीक है ना? अभी जब तुम सो रही थी ना, तो मैंने तुम्हारे गले में एक ताबीज पहनाया था। कहाँ गया बेटा, बताओ मुझे। शालिनी ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई ताबीज नहीं था। वह हैरानी से उर्मिला के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उर्मिला किस ताबीज के बारे में बात कर रही थी। नहीं चाची, यहाँ कोई ताबीज नहीं है। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा। खैर छोड़ो, तुम अब सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। डर और घबराहट की वजह से उर्मिला की आंखों से नींद तो जैसे बिल्कुल गायब हो गई थी। अगली सुबह उर्मिला बिना कोई देर किए गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले बूढ़े पंडित के पास पहुंची। पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। अरे आओ आओ उर्मिला, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बताओ पंडित जी, बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरी दूर की एक रिश्तेदार लड़की पेट से है और उसके साथ बहुत डरावनी चीज़ें हो रही है। कल रात को तो एक अजीब सा दिखने वाला बच्चा मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुमने क्या देखा? उर्मिला ने अपने साथ हुई बीती रात की पूरी घटना पंडित जी को बताई, जिसे सुन पंडित जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अनर्थ होने वाला है, अनर्थ। बरसों पहले भी उस हैवान ने एक लड़की के पेट से जन्म लिया था और उसके बाद उस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कैसी विपदा पंडित जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? बताइए मुझे, और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। हो सकता है कि उस उपाय को करने के दौरान तुम्हारी जान भी चली जाए। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं, पर आप जिस तबाही के बारे में बात कर रहे हैं, बस वो नहीं होनी चाहिए। लाखों लोगों की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। बरसों पहले एक भयानक तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रिया के जरिए एक मासूम लड़की के साथ रिश्ता बनाकर उसके पेट से जन्म लिया था। इस तरह से वो अपने जैसे लोगों की संख्या इस दुनिया में बढ़ाना चाहता था। आपके कहने का मतलब है कि शालिनी के पेट से भी उस शैतान को जन्म लेना है, इसलिए उसने उसके साथ ये सब किया है। ठीक पहचाना तुमने। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सिंदूर दूंगा जिसे तुम्हें ले जाकर उस लड़की के पेट पर लगाना होगा। क्या ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं उर्मिला, ये सब इतना आसान नहीं। उस लड़की के पेट पर सिंदूर लगाने के बाद तुम्हें उसका पेट काटकर उस हैवान को बाहर निकालना होगा। नहीं पंडित जी, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं भला एक जिंदा लड़की के पेट को अपने हाथों से कैसे काट सकती हूँ? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ ही दिनों में वो हैवान उस लड़की के शरीर से जन्म लेगा और उसके शरीर के सारे खून को पीकर अपनी ताकत को बढ़ाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे इस पूरे शहर को तबाह कर देगा। यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं उसके पेट को काट दूंगी तो क्या वो जिंदा बच पाएगी? अगर शालिनी को कुछ हो गया तो, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा उर्मिला, तुम्हें अपने मन को पक्का करके ये काम करना ही होगा। सिंदूर लेने के बाद उर्मिला झोपड़ी से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी पंडित जी ने उसे पीछे से आवाज देकर रोका। उर्मिला, उस लड़की का पेट काटकर हैवान को बाहर निकालना ही काफी नहीं होगा। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये सब करते हुए उस बच्चे का जो आधा बूढ़े का शरीर है उस पर सिंदूर की एक बूंद भी ना लगने पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हें और बाकी सबको कच्चा खा जाएगा। पंडित जी की बात सुन उर्मिला की आंखें फटी रह गई और उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। फिर भी उसने हिम्मत की। ठीक है पंडित जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस हैवान को वहीं के वहीं खत्म कर पाऊं। इसके बाद उर्मिला तेज कदमों के साथ घर वापस आती है। दिन बीतता है, रात का अंधेरा छाने लगता है। शालिनी खाना खाकर सोने चली जाती है और उर्मिला लगातार उसके गहरी नींद में सो जाने का इंतजार करने लगती है। जिसके बाद उर्मिला दबे कदमों से शालिनी के कमरे में पहुंच गई।
मुझे ये करना ही होगा। अब उर्मिला ने धीरे धीरे शालिनी के पेट पर पंडित जी का दिया सिंदूर लगाना शुरू किया। उर्मिला के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसके एक हाथ में चाकू था जिससे वो पेट काटने वाली थी। उर्मिला ने एक नज़र शालिनी के चेहरे की तरफ देखा और फिर डरते हुए उसके पेट पर चाकू चलाना शुरू किया। कमाल है, मैं इसका पेट काट रही हूँ और ये आराम से सो रही है। इसे दर्द नहीं हो रहा क्या? तभी अचानक उर्मिला के कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा पर वहां पर कोई नहीं था। बस रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। उर्मिला बिना रुके लगातार शालिनी के पेट को काटती रही। उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि सिंदूर बच्चे के बूढ़े आदमी वाली शरीर के हिस्से पर ना लगे। कुछ ही देर में वो हैवानी बच्चा उर्मिला के हाथों में था। उसने बड़ी ही सावधानी से उस बच्चे को बाहर निकाला और पंडित जी के कहे अनुसार उसे घर से दूर जलाने के लिए ले गई। पर तभी उसके सामने वही बूढ़े शरीर और बच्चे के चेहरे वाला बच्चा आ गया। अपनी गोद में और सामने भी बच्चे को देखकर उर्मिला हैरान रह गई। मुझे मारोगी? मुझे इतनी हिम्मत कैसे आ गई तुम्हारी? तुम पैदा नहीं हुए हो और मुझे पता है जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हो जाता तो मुझे कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलते ही उर्मिला तुरंत उस बच्चे को घास के ढेर पर फेंक कर उसमें आग लगा देती है, जिसके तुरंत बाद वो बूढ़े आदमी के शरीर और बच्चे के चेहरे वाला अजीब तांत्रिक का भूत भी वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद उर्मिला घर पहुंचती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि शालिनी का पेट अपने आप जुड़ चुका था। शुक्र है भगवान का और उन पंडित जी का, अब सब ठीक हो जाएगा। सुबह शालिनी सोकर उठती है तो अपना पेट देख बुरी तरह घबरा जाती है। चाची, चाची ये सब क्या हो गया? मेरा पेट अचानक कम कैसे हो गया? मेरा बच्चा कहाँ गया चाची? बेटी, वो बच्चा नहीं, एक खतरनाक तांत्रिक था जो तुम्हारे कोख से जन्म लेकर सबको मार देना चाहता था। वो पैदा होते ही तुम्हारी जान भी ले लेता, इसलिए मैंने पंडित जी के बताए उपाय से उसका खात्मा कर दिया है। अब सब ठीक है। शालिनी को उर्मिला की बात समझ में नहीं आती, जिसके बाद शालिनी को पूरी बात उर्मिला आराम से समझाती है। अब वो दोनों ही भगवान का शुक्र अदा करती हैं और एक साथ रहने लगती हैं।